तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि मिहातो पापी और सू को ढूंढ निकालता है, जिसके बाद वो इन दोनों को घर ले जाने लग जाता है। पर ये लोग यहाँ पे तय करते हैं कि ये लोग सिमित को सू के बारे में नहीं बताएंगे। पर जब ये लोग घर आते हैं तो सिमित वहीं पे होती है, जो देख के ये लोग हैरान हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि आखिरकार अब ये लोग क्या करेंगे। इस एपिसोड की शुरुआत में हम मिया और बाकी लड़कियों को देखते हैं, जो कि यहाँ पे ये तय कर रहे होते हैं कि आखिरकार ये लोग सू को कहाँ छुपाएंगे। सिमित ने जब इसे डिस्कवर कर लिया तो किसी तरह इन्हें यहाँ पे सू को छुपाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक इलीगल इमिग्रेंट है। ये फिर यहाँ पे कीमे हाथों से इस बारे में पूछती है। ये इन्हें कहता है कि ये सब तो ठीक है, पर आखिरकार तुम लोग यहाँ पे सू की साइड कब से हो गए। यहाँ पे मिया से बताती है कि दरअसल वो इसलिए क्योंकि वो हमारी रोमांटिक राइवल नहीं है, इसी वजह से हम उसकी यहाँ पे टेक केयर कर रहे हैं। पर इससे पहले ये लोग कुछ भी डिसाइड कर पाते, यहाँ पे गवर्नमेंट वाले आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे कीमे हाथों का जो घर है उसे यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। इसे समझ नहीं आता कि आखिरकार ये लोग इसका घर क्यों तोड़ रहे हैं। तभी वो बंदा इसे बताता है कि तुम इतने सारे स्टूडेंट्स को अपने घर पे रख रहे हो, तुम कितने ज्यादा अच्छे हो। वही बाकी लड़कियां सू को यहाँ पे बचाने के लिए बाहर आ चुकी होती है, पर इन्हें पता चलता है कि ये लोग अपने मास्टर को तो लेके ही नहीं आए, जिस वजह से ये लोग प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, क्योंकि एक्सचेंज बिल के हिसाब से ये लोग बिना अपने गार्डियन के बाहर नहीं निकल सकते। ये लोग फिर एक जगह छुप जाते हैं और कुछ लोग इन्हें यहाँ पे ढूंढने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे पापी चिल्ला देती है, तो सेंटोरिया से पूछती कि तुम्हें क्या हुआ। वो इसे बताती कि सू को पानी चाहिए था, पर गलती से मैंने पानी अपने ऊपर फेंक दिया, मुझे इस चीज के लिए माफ कर दो। तो ये कहते कि चिंता मत करो, कुछ देर के बाद तुम यहाँ पे सूख जाओगी। पर जो सू होती है वो यहाँ पे पापी को चाटने लग जाती है, क्योंकि उसे प्यास लग रही होती है। और ये चीज देखी ये लोग सोचते कि आखिरकार हम क्या करें, पर ये पापी को पूरी तरह भिगा दी थी स्लैम से। वहीं पे हम देखते कि मिहातो को, जो कि यहाँ पे इन्हें ढूंढने के लिए बाहर निकल चुका होता है। पर तभी एक लड़की को देखता है, जो कि व्हील चेयर से यहाँ पे नीचे गिर रही होती है, और इसे गिरते देखिए इसकी मदद करने का सोचता है, और ये किसी तरह से पकड़ भी लेता है। पर इसका सर सीधा टावर पे जाके टकराता है, जिससे इसे लग जाती है। पर ये इसे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये लड़की फिर इसका शुक्रिया करती है इसकी जान बचाने के लिए, पर ये इसे बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है। साथ ही साथ ये इसे बताती है कि उसका नाम मैरो है। ये भी फिर इसे अपना नाम बताता है और कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, दरअसल मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। तो ये इसे कहती है कि कहीं तुम्हारा मतलब लामिया और हार्पिया सेंटोरिया से तो नहीं है, मैंने उन्हें कुछ ही समय पहले देखा है। सीन फिर लड़कियों के यहाँ पे जाता है, जहाँ पे सेंटोरिया को सू ने पूरी तरह गीला कर दिया होता है, और वो सोच रही होती है कि हमें किसी तरह एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देख के कहीं और जाके यहाँ पे छुपना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिया मजाक करते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है हमारे शरीर के समेत हम कहीं छुप भी सकते हैं क्या। इसकी ये बात सुन के थोड़ी गुस्सा हो जाती है, पर उसी चक्कर में यहाँ पे एक पानी का नल टूट जाता है, जिस वजह से सेंटोरिया का जो बैग है वो गीला हो जाता है, और मिया इसके ऊपर हंसने लग जाती है। तभी यहाँ पे सू इसके ऊपर हमला कर देती है, और यहाँ पे ये अजीब सी आवाज निकलने लग जाती है। तो मिया इसका मुंह बंद कर देती है, ताकि लोगों को इनके बारे में पता ना चले। उतने में यहाँ पे किमी हाथों को इसकी अजीब सी आवाज आती है, और वो समझ जाता है कि वो लोग वहीं पे होंगे। फिर जब ये लोग वहाँ पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि मिया और सू यहाँ पे एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तभी यहाँ पे कुरुसु से पूछता है कि मिया तुम आखिरकार ये सब कर क्या रही हो, और उसका ध्यान भटक जाता है, और ये देखते हैं सू इसके ऊपर हमला कर देती है और इसे पूरी तरह गीला कर देती है। सू फिर इन तीनों का ही पानी निकाल देती है, और ये तीनों ही अब हार चुकी होती है। सू एक अनडिफिटेड चैंपियन है, और अब देखते हैं सू यहाँ पे मैरो को डिफीट कर सकती है कि नहीं। मैरो उसे कहती कि क्या तुम मेरे ऊपर हमला करोगी, प्लीज ऐसा मत करो। पर इससे पहले ये इसके ऊपर हमला करती, जो कुरुसु होता है वो पॉलिथीन का यूज करके इसे बंद कर देता है। ये सब फिर घर वापस आ जाते हैं, जहाँ पहुंचने के बाद इन्हें पता चलता है कि गवर्नमेंट ने इनके लिए यहाँ पे स्विमिंग पूल बना दिया है। इन्हें लगता है कि ये सू के लिए है, तो ये लोग थोड़ा खुश हो जाते हैं। पर इसकी प्रॉब्लम अभी कहाँ खत्म होने वाली थी। इसे एक पेपर का बंडल पकड़ा दिया जाता है और कहा जाता है कि कल तक इन सभी पे सिग्नेचर हो जाने चाहिए। तभी यहाँ पे सिमित आ जाती है और कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि कंस्ट्रक्शन इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, पर ये एक अच्छी बात है। पापी इसे कहती कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने सू के लिए एक रूम बनाया। ये से कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें शायद पता नहीं होगा, पर मैं हर तरह का काम करती हूँ, जैसे कि लोगों को होम स्टे दिलाना, या फिर लोगों को हटाना, या नए होस्ट से मिलाना, हर तरह का काम। और ऊपर से यहाँ पे अब इलीगल इमिग्रेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती। सच कहूँ तो मैं इसके साथ अब बिल्कुल भी नहीं चल सकती, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, और साथ ही साथ मुझे ये स्लैम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो काफी स्टिकी होते हैं। ये मिहातो फिर इसे पूछता है अगर ऐसी बात थी तो तुमने यहाँ पे सू के लिए नया रूम क्यों बनाया। ये इसे कहती कि तुम क्या क्या बकवास कर रहे हो। पर तभी यहाँ पे वही लड़की मैरो आ जाती है, जिससे ये पूछते कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ये इसे बताती है कि दरअसल मैं यहाँ पे होम स्टे में रुकने के लिए आई हूँ, और तुम मेरे होस्ट हो। कुछ देर पहले तुमने ही मेरी जान बचाई थी, और इस चीज के लिए शुक्रिया। ये इसे बोलता है कि क्या इसका मतलब तुम यहीं पे रुकने वाले हो। ये इसे बोलती है कि हाँ। इसके बाद यहाँ पे स्मिथ इसे बोलती है कि डार्लिंग कौन, तुम्हें यहाँ पे शायद पता नहीं होगा कि आखिरकार ये कौन है। ये मरमेड है, जिनका नाम मैरोइन लोडी है, और उसी के साथ ये प्रिंसेस भी है, तो इनका यहाँ पे अच्छे से ख्याल रखना, ये तुम्हारे साथ रुकने वाली। अब हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे जो मैरो है उसे यहाँ पे ये उठा लेता है, और इसे यहाँ पे फ्लर्ट करता हुआ देख ये चीज मिया को बर्दाश्त नहीं होती। वो गुस्सा हो जाती है, और वो उसके ऊपर हमला कर देती है, और कहती है कि डार्लिंग आखिरकार तुम उसके साथ फ्लर्ट कैसे कर सकती हो, जबकि तुम्हारी मनपसंद औरत तो मैं हूँ। और गुस्से गुस्से में ये मैरो
लोग यहाँ पे व्हील चेयर को तोड़ देती है, जिस वजह से ये लोग यहाँ पे फिर स्मिथ को कॉल करते हैं ताकि ये लोग नया व्हील चेयर मंगा सके, पर उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। ये फिर से पूछती कि आखिरकार तुम उसे उठा क्यों रहे थे। ये इसे बताता है कि वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऊपर नहीं चढ़ सकते अकेले, इसी वजह से मैं उसे उठा रहा था। ये फिर से उठा के ऊपर ले जाने लग जाता है। सहरा फिर मिया को बोलती है कि वो हमारी तरह एक होम स्टे स्टूडेंट है, आखिरकार तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो। मिया से बताती है कि वो मेरी नई रोमांटिक राइवल है और मैं उसके बर्दाश्त नहीं कर सकती। पापी के पास बिल्कुल दिमाग नहीं है और सू एक बच्ची है, और बात रही तुम्हारी तो तुम्हें मैं आसानी से हरा सकती हूँ, पर इस लड़की के आने के बाद सब कुछ बिगड़ चुका है। ये लोग कहते हैं कि तो फिर तुम हमें ऐसे देखती थी अब तक, पर मुझे लगता है कि तुम्हें अभी थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर मास्टर के लिए कोई भी ऐसी फीलिंग है। पर जब वो लोग नीचे आ रहे होते तो मैरो डायरेक्ट यहाँ पे इससे पूछ लेती कि मास्टर क्या आपको कोई गर्लफ्रेंड है क्या, पर मैरो अचानक से यहाँ पे फिसलने लग जाती है तो कि मिया तो किस तरह उसे संभालता है। ये चीज देख के यहाँ पे मिया कहती कि डार्लिंग आखिरकार ये सब तुम उसके साथ क्या कर रहे हो, तुम्हें थोड़ी शर्म आनी चाहिए। ये से कहता है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, ये अचानक से हो गया। तभी ये देखता है कि इसके हाथ में कुछ चीज होती है जो कि काली कलर की होती है, और ये और कुछ नहीं, ये यहाँ पे मैरो की ब्रा होती है। तो मिया से डांटने लग जाती है कि डार्लिंग तुम एक परवर्ड हो। ये से कहता है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। तभी मैरो से बताती है कि दरअसल हमारी जो बॉडी होती है वो काफी स्लिपरी होती है, इसी वजह से जो हमारी बॉडी के कपड़े हैं वो काफी ज्यादा स्लिप होते रहते हैं, पर अगर मास्टर मेरे कपड़े उतारे तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज सुन के मिया और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और सोचने लग जाती है कि आखिरकार वो इसे कैसे हराएगी। कि मिया तो फिर इसे यहाँ से ले जाता है और मिया सोचने लग जाती है कि सू ये एक अकेली स्लैम है जिसकी इस घर को जरूरत है, ना कि उस लड़की को। तभी इसे एक आइडिया आता है और ये सू को कहती कि सू प्लीज मेरे साथ आओ, चलो थोड़ा गेम खेलते हैं। फिर हम देखते हैं जो कि मिया तो है वो यहाँ पे मैरो को उसके रूम पे ले जा रहा होता है। तभी यहाँ पे मिया उसे आवाज देती है और उसे बोलती है कि डार्लिंग जरा मेरी तरफ देखो, मैं पूरी तरह स्लाइमी हो चुकी हूँ। इसे इस हालत में देख के कि मिया तो इसे कहता है कि यार ऐसी बात है तो तुम्हें बात ले लेना चाहिए वरना तुम बीमार पड़ जाओगी। मिया फिर नहाने के बाद कहती है कि डार्लिंग कितना बदतमीज है, वो सिर्फ यहाँ पे मैरो के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, मुझे ये बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा और मुझे अच्छे से पता है कि उसके मोटिव्स क्या है। वो यहाँ पे किसी तरह डार्लिंग को वश में करना चाहती है। ये फिर एसी का जो टेम्परेचर है उसे बढ़ा देती है ताकि यहाँ पे मैरो को ठंडी लग जाए, क्योंकि उसने सिर्फ पूरी बॉडी में स्विम सूट पहन रखा है। पर किम यहाँ तो जब उसे रूम पे लेके आता है तो ये से कहता है कि यहाँ पे तो ठंडी है, तुम यहाँ पे इसे बर्दाश्त कर सकती हो क्या। वो इसे बताती है कि दरअसल मरमेड्स के पास यहाँ पे कोल्ड रेजिस्टेंस होता है तो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और मिया का ये प्लान भी यहाँ पे फेल हो जाता है, पर लड़कियां उसे सहारा देती है। इसके बाद किम यहाँ तो एसी का टेम्परेचर कम करने की कोशिश करता है, पर रिमोट की शायद बैटरी खत्म हो चुकी होती है और इसी वजह से वो यहाँ पे मैरो को छोड़ के दूसरे रूम में बैटरी लेने चले जाता है। ये चीज देख के मिया कहती कि अब तुम सब लड़कियां मेरे साथ दोगी ताकि हम मैरो को हरा सके, और मुझे पता है पापी तुम मेरा यहाँ पे सबसे ज्यादा साथ दोगी ताकि हम मैरो को हरा सके। पर ये देखते हैं कि जो पापी है वो ऑलरेडी यहाँ पे मैरो के पास जा चुकी होती है, वो उसकी दोस्त बन चुकी होती है। यहाँ पे ये सिर्फ पूछती है कि मास्टर की कोई गर्लफ्रेंड है क्या पापी, पर तभी सेंटोरिया से बोलती है कि तुम यहाँ पे काफी ज्यादा क्यूरियस हो मास्टर की रोमांटिक लाइफ के बारे में जानने के लिए। ये से बताती है कि दरअसल लिटिल मरमेड की जो फेरी टेल है वो मरमेड्स के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो पापी से पूछती कि ये क्या होता है। ये से बताती है कि दरअसल मरमेड जो है वो इंसानी प्रिंस से प्यार करने लग जाती है और उसके साथ रहने के लिए वो यहाँ पे इंसान भी बन जाती है ताकि वो उस प्रिंस के साथ जीवन भर रह सके। और इसी वजह से हम मरमेड जो है वो रोमांस को काफी ज्यादा अडोर करते हैं, वो हमें काफी अच्छे लगते हैं। इसी चक्कर में मैं काफी बार ओपरा म्यूजिकल और सैड रोमांटिक स्टोरीज भी देखने जा चुकी हूँ। ये से कहती है कि ओपरा म्यूजिकल ये तो काफी ज्यादा महंगी चीज लग रही है, और ऊपर से तुम्हारे जो बोलने का अंदाज है वो नॉर्मल इंसान से बिल्कुल अलग है। तो मुझे बताओ कि आखिरकार तुम हो कौन, क्योंकि तुम्हारी बातों से यहाँ पे लग जाता है कि तुम कोई आम टाइम ह्यूमन नहीं हो। इसे ऐसा करते देख मैं मन ही मन खुश हो जाती हूँ और कहती है कि मैं सेंटोरिया इस चीज के ऊपर तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकती हूँ। पर तभी यहाँ पे मैरो से कहती है कि कहीं तुम मास्टर की गर्लफ्रेंड तो नहीं हो। ये चीज सुनने के बाद ये घबरा जाती है और एम्बेरस फील कर रही होती है और कहती है कि नहीं मैं मास्टर की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं इनकी सर्वेंट हूँ और ये सब सिर्फ रूमर्स है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ये फिर से बोलती है कि मैंने सुना था सेंटोरस जो है वो काफी सम्मान वाले लोग होते हैं और तुम्हारी बातों से मुझे लग भी रहा है। पर इससे बात करते हुए सारा को फील होता है कि वो एक क्वीन के सामने खड़ी हुई है। पर तभी मिया उसे होश मिलाती है और कहती है कि वो क्वीन वुइन नहीं है, चुपचाप अपना मुंह बंद करो। ये फिर से कहती है कि मैं तुम्हें अपने डार्लिंग को टेक ओवर करने नहीं दे सकती, मुझे पता है कि तुम्हारा प्लान क्या है। पर ये से बोलती है कि मेरे यहाँ पे कोई सा भी इंटेंशन नहीं है मास्टर को यहाँ पे अपने जाल में फंसाने का, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाली, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पे किमे हाथों आ जाता है जो कि इन्हें कहता है कि मैंने फाइनली बैटरीज को ढूंढ निकाला, बाहर सचमुच काफी ज्यादा गर्मी है। पर मैरो यहाँ खांसने लग जाती है और उसे बताती है कि दरअसल मरमेड्स ज्यादा देर तक लैंड पे सांस नहीं ले सकते। तो ये से कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक ले जाऊंगा। मिया क्या तुम यहाँ पे बैटरी चेंज कर सकती हो क्या। इनके जाने के बाद मिया कहती है कि वो जरूर से किसी साजिश के पीछे है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। ये चीज देख के सेंटोरिया से कहती है कि मिया बस बहुत हुआ, आखिरकार तुम ये कब तक करते रहोगी, तुमने यहाँ पे उसका व्हील चेयर तोड़ दिया, इसी वजह
से मास्टर उसे कैरी कर रहा है। ये से कहती कि सिर्फ वही अकेले नहीं है जिसने यहाँ पे फेरी टेल सुन रखी है, मैंने भी यहाँ पे फेरी टेल सुनी है जहाँ पे प्रिंस यहाँ पे प्रिंसेस को रेस्क्यू करते हैं और उसके बाद वो लोग यहाँ पे खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। मेरा भी मन करता है कि प्रिंस मुझे उठाए और इधर से उधर करे, पर ये से बोलती है कि तुमने अपने वजन देखा है वो काफी ज्यादा और ये इम्पॉसिबल है। ये से कहती कि वो मुझे पता है, पर आखिरकार वो स्विमिंग सूट पहन के मेरे डार्लिंग को यहाँ पे सड्यूस क्यों कर रही है। तभी मिया को एक आइडिया आता है। वहीं पे हमें मैरो और कुरुसो को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग स्विमिंग पूल के यहाँ बैठ के बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे मिया पापी और सू को लेके आ जाती है स्विमिंग सूट में। ये देख के यहाँ पे किमिया तो थोड़ा शर्मा जाता है। ये फिर इसके पीछे पड़ जाती है और इसे यहाँ पे सड्यूस करने लग जाती है और मन ही मन में खुश होने लग जाती है कि देखा मैं भी तुम्हारी बराबरी के आ चुकी हूँ, तुम मुझे इसमें अब नहीं हरा सकती। तभी यहाँ पे सहरा आ जाती है जो कि इन्हें कहती है कि मैं अंदर आ सकती हूँ क्या। ये लोग कहते हैं कि हाँ तुम अंदर आ सकती हो, तुम शर्मा क्यों रही हो। पर यहाँ पे इसे ऐसा हालत में देख के मिया से कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे मास्टर को सड्यूस करने की कोशिश क्यों कर रही हो। ये से कहती है कि जो स्विमसूट तुमने मुझे दिया था वो काफी ज्यादा छोटा है मेरे लिए और इस चीज के लिए मैं माफी चाहूंगी। तभी यहाँ पे पापी निकलती है और कहती है कि पता नहीं सू कहाँ चलेगी, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ कितनी देर से। पर अचानक से जो सहरा का स्विम सूट है वो यहाँ पे निकल जाता है, जिस वजह से उसके बलून दिखने लग जाते हैं और वो शर्मा के यहाँ से भाग जाती है। मिया फिर देखती है कि मैरो उसके डार्लिंग को यहाँ पे स्विमिंग पूल में खींच के ले जा रही है और ये देख के ये कहती है कि मुझे लगा ही था, उसने आखिरकार अपने असली रंग दिखाई दिए, पर मैं अपने डार्लिंग को कुछ भी नहीं होने दे सकती। और ये भी स्विमिंग पूल में कूद जाती है ताकि वो यहाँ पे इसे बचा सके, पर पानी काफी ज्यादा ठंडा होता है, इसी वजह से वो यहाँ पे बेहोश हो जाती है और नीचे डूबने लग जाती है। पर इससे पहले ये यहाँ पे नीचे डूब पाती है कि मैं हाथों इसे पकड़ लेता है और किसी तरह इसे यहाँ पे ऊपर ले आता है और इसकी जान में जान आती है। मैरो फिर इसके गले लग जाती है और इसे कहती है कि तुम ठंडी पड़ गई होगी, रुको मैं तुम्हारी बॉडी को गर्म कर देती हूँ। उतने में यहाँ पे जो सू होती है वो यहाँ पे इसके ऊपर हमला कर देती है और मिया समझ जाती है कि क्या हुआ था। दरअसल यहाँ पे जो सू है उसने अचानक से इन दोनों के ऊपर हमला कर दिया था, जिस वजह से ये दोनों ही पानी में भीग गए थे। मैरो फिर से बोलती कि चलो हम यहाँ पे बात लेने के लिए चलते हैं। ये इसे कहती कि हाँ। ये दोनों फिर बात लेते हुए यहाँ पे बात करने लग जाते हैं, जहाँ पे मिया इसे कहती कि मुझे माफ करना, मैंने तुमसे काफी बदतमीजी से बात की थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये इसे बोलती है कि तुम मुझसे बदतमीजी से बात करी थी। मिया इसे कहती कि तुमने नोटिस नहीं किया क्या। ये इसे कहती कि नहीं। ये फिर से बोलती है कि दरअसल तुम मेरे डार्लिंग से काफी अच्छे से बात कर रही थी और तुम उससे काफी अच्छे से घुल मिल रही थी, इसी वजह से मैं थोड़ी जेलस हो गई थी और चीज के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। पर हाँ मैं तुम्हें अपने डार्लिंग से शादी करने नहीं दूंगी, वो भी इतनी आसानी से। तो पर ये से बताती है कि मेरा कहीं से भी मास्टर से शादी करने का ऐसा कोई सा भी इंटेंशन नहीं था। तो ये से पूछते तो फिर तुम उसे सड्यूस क्यों कर रही थी। ये से बताती है कि दरअसल मैं लिटिल मरमेड की रोमांटिक स्टोरी जीना चाहती हूँ, एक ट्रेजिक स्टोरी जहाँ पे लिटिल मरमेड और यहाँ पे प्रिंस एक साथ नहीं हो पाए, और चाहे अब जो भी हो जाए अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी ताकि तुम यहाँ पे मास्टर के साथ रह सको और मैं यहाँ पे एक साइड लेवर की तरह उनके साथ रहूंगी। मैं थोड़ी फ्रस्ट्रेट तो होंगी पर वो काफी ज्यादा बढ़िया होगा। अब मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट दिखाऊंगी ताकि तुम उसकी गर्लफ्रेंड बन सको। और इन दोनों का अजीब व गरीब बातें जो है वो पापी और सेंटोरिया बाहर से सुन रहे होते हैं, पर किमी हाथों को सिर्फ यही सुनाई देता है कि वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं, जिस वजह से ये काफी खुश होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं मिया को जो कि यहाँ पे कुकिंग कर रही होती है, पर वो कुकिंग करते हुए अपने बर्तन को ही जला देती है, जो देख के कि मिया तो काफी ज्यादा घबरा जाता है। ये फिर यहाँ सोचने लग जाती है कि जब उसका डार्लिंग घर पे आएगा और जब वो उससे खाना मांगेगा तो वो अपने आप को सर्व कर देगी, जिसके बाद उसका डार्लिंग उसे खाने लग जाएगा। पर तभी यहाँ पे कि मिया तो उसे बताता है कि मिया जरा उस पॉट को देखो, वो यहाँ पे जल रहा है, और मिया उसे हाथ लगा लेती है, जिस वजह से उसका हाथ जल जाता है। इसके बाद ये अपने आप को यहाँ पे रूम में बंद कर लेती है। ये इसे समझाने की कोशिश करता है कि गलती हर एक इंसान से होती है, पर तभी ये देखता है कि यहाँ पे कुछ चीज नीचे गिरी होती है। यहाँ पे ये फिर सोचती है कि मेरे हाथ जल गए और मेरे शरीर की भी कंडीशन काफी ज्यादा अजीब है, आखिरकार मैं अपने डार्लिंग से कैसे बात करूंगी। तभी ये सुनती है कि कुछ पेपर जैसी चीज नीचे गिरी हुई है, तो ये बाहर आ जाती है और उसे कहती है कि प्लीज उसे हाथ मत लगाना। इसे फिर पता चलता है कि मिया की जो टेल है वो श्रेड हो रही है, इसी वजह से वो यहाँ पे इसे बात नहीं करी थी। तो ये से कहता है कि सिर्फ इतनी सी बात थी, तो मुझे इस बारे में बता सकती थी। पर ये से कहती है कि ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है। ये से समझाता है ये बिल्कुल भी एम्बैरेसिंग नहीं है, पर मिया से बताती है कि इस वजह से मैं यहाँ पे घर के किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रही और इसीलिए मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पे खड़ी नहीं उतर पा रही। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद से मैं आपसे से शादी भी नहीं कर पाऊंगी। ये इसे बोलता है कि मेरे हिसाब से नए एनवायरनमेंट पे आने की वजह से तुम थोड़ी स्ट्रेस आउट हो चुकी हो, पर अगर तुमने यहाँ पे स्किन को नहीं उतारा तो शायद से तुम यहाँ पे डिजीज भी हो सकते हैं। इसकी बात सुन के मिया से पूछती कि डार्लिंग आखिरकार तुम्हें इस बारे में इतना कुछ कैसे पता है। ये से बताता है कि दरअसल स्मिथ ने मुझे यहाँ पे लामियास के बारे में बुक दी थी और मैंने उसे पूरी तरह पढ़ लिया, इस वजह से मुझे याद हो गया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी श्रेडिंग में मदद कर सकता हूँ। ये फिर इस चीज के लिए हाँ कर देती है और किमी हाँ तो श्रेडिंग में यहाँ पे इसकी मदद करने लग जाता है। इसमें मिया को थोड़ा दर्द तो होता है, पर आखिर में ये किसी तरह इसकी आखिर की टेल की शर्ट को भी निकाल देता है। तो ये से कहता है कि अब सिर्फ तुम्हारा स्टमक वाला एरिया बच चुका है, बाकी सारी स्किन मैंने निकाल दिया है। और फाइनली ये किसी तरह उस एरिया के भी यहाँ पे श्रेड को निकाल देता है बिना देखे। फिर हम कुछ देर बाद देखते
जाती है, जहाँ पे मिया इसके लिए इसकी यहाँ पे ट्रेडिशन खाना बनाती है, जिसे देखते हैं यहाँ पे किसी को भी उल्टी आ जाए। पर किमी हाथों किसी तरह उस खाने को खा लेता है ताकि मिया का दिल ना दुखे। पर किमी हाथों का ये हाल देख के बाकी लड़कियां इस खाने को खाने से मना कर देती है। किमी हाथों फिर मिया से पूछता है कि मिया, क्या तुमने यहाँ पे कुकबुक को यूज किया था खाना बनाने के लिए? ये इसे कहती कि नहीं, मैंने बस तुम्हारी चीजों को कॉपी कर लिया। ये इसे कहता है ये बिल्कुल गलत है। मिया इसे बोलती है कि मैंने बाकी लोगों को भी इस खाने को टेस्ट करवाया तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक बना होगा। पर ये फिर मिया को कुकिंग बुक दे देता है और उसे रीड करने के लिए कहता है ताकि उसे सारी चीजें आ जाए, क्योंकि अगली बार वो सड़ा खाना नहीं खाना चाहता। फिर हम कुछ दिन बाद देखते हैं जहाँ पे ये सुपरमार्केट के लिए निकल रहा होता है, क्योंकि यहाँ सेल लगी होती है। पर तभी इसे सू पकड़ लेती है। तो यहाँ पे सेरिया से कहती है कि अभी मास्टर से दूर हट जाओ। पर तभी पापी यहाँ पे एक बम फोड़ देती है और उन सभी को बताती है कि वो यहाँ पे एक एग को ले करने वाली है। इसकी बात सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तो सभी लोग यहाँ पे किमी हाथों को पीट देते कि उसने यहाँ पे इन लोगों के ऊपर चीटिंग किया। पर ये से बताते हैं कि एक अनफर्टिलाइज एग है और जापान पे आने के बाद ये इसका पहला अंडा है। तो किमी हाथों कहते हैं कि चलो छोड़ो, हम यहाँ पे स्मिथ को इस बारे में बता देते हैं। पर इससे पहले ये लोग उसे बताते यहाँ पे एक अजीब सा इंसान आ जाता है जो कि इसे कहता है कि हार पे अपना पहला एग देने वाली है ना। मैं यहाँ पे सारी बातें सुन रहा था और मैं यहाँ पे इस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए आया हूँ। ये इन सबको बताता है कि इसका नाम कासेगी है और ये एक वीडियो डायरेक्टर है जो कि अभी इंटर स्पीशीज एक्सचेंज के ऊपर एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री बना रहा है। अगर ये लोग चाहे तो ये इनकी डॉक्यूमेंट्री भी बना सकता है। इसकी बातों से ये इन्हें काफी ज्यादा वियर्ड लगता है, पर फिर भी ये लोग इसे अंदर आने देते हैं। सारा फिर इसे बताती कि मुझे लगता है कि ये इंटर स्पीशीज प्रोग्राम का एक हिस्सा है और हमने इसके ऊपर पार्टिसिपेट किया है, तो शायद से ये हमारे इंटरव्यू लेगा। इसके बाद ये से कहता है कि ये सब छोड़ो और मुझे बताओ कि आखिरकार हार्पी का है। सबसे पहले इंटरव्यू मैं उसी का लूंगा। और पापी तक पहुंचने के बाद ये उसे पूछता है कि आखिरकार तुम अपना एक लेग कब तक करोगी? ये इसे कहती कि इस बारे में मुझे नहीं पता। तो ये कहता अगर ऐसी बात है तो जब तक हम बाकी लोगों का इंटरव्यू लेंगे, जब तक तुम अपना एग डिलीवर करोगी। इसकी बात से इन्हें काफी अजीब तो लगता है, पर ये इसे कहती कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई सी भी चॉइस नहीं है। ये फिर मैरो के यहाँ चले जाता है जहाँ मैरो इसे अपना रूम दिखाने लग जाती है। पर ये से कहता है कि ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ, क्या तुमने अंडरपैंट पहन रखे है क्या? इसकी बात सुन के ये गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार तुम एक लड़की से ऐसा सवाल कैसे पूछ सकते हो? तो ये ने बताता है कि उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं इसे एडिट कर दूंगा और ये यहाँ पे इंटरव्यू पे नहीं आएगा। इसके बाद ये सारा को कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। तो सारा कहती है कि मैं मैरो जैसे केयरलेस नहीं हूँ, मैं यहाँ पे इसे देख लूंगी। ये फिर इसे अपना रूम दिखाती है जो कि जापानी स्टाइल में होता है। पर ये से भी सेम सवाल पूछता है कि उसने यहाँ पे अपनी अंडरवेयर पहन रखी है कि नहीं, क्योंकि ये थोड़ा क्यूरियस है कि सेंटोरी अंडरवेयर पहनते हैं कि नहीं। ये से कहती है कि इस इंटरव्यू का इससे कोई लेना देना नहीं है, आखिरकार तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? तभी ये से बोलता है कि मैं समझ गया कि सेंटोरिया यहाँ पे ब्रा भी नहीं पहनते हैं। ये फिर इसके बलून्स के साथ खेलने लग जाता है, जिस वजह से सेंटोरिया को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार निकाल लेती है और कहती है कि तुम काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके हो, अब यहाँ से तुम्हें सिर्फ मौत मिलेगी। पर ये आदमी इसे बताता है कि अगर तुम हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो वो इंटरव्यू नहीं कहलाता, तो उस चीज के लिए मुझे माफ कर देना। अब चलो मिया के पास चलते हैं ताकि हम उसका इंटरव्यू ले सके। पर इन लोगों का काफी अजीब लग रहा होता है। ये फिर मिया के रूम चले जाता है और ये इससे भी सेम सवाल पूछता है क्या उसने यहाँ पे अंडरवेयर पहन रखे है कि नहीं। पर मिया गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम अपना इंटरव्यू क्या इस चीज से शुरुआत करते हो, तुम एक घटिया इंसान हो, तुम्हें ये चीज नहीं करनी चाहिए। पर तभी ये इसके कैमरे को मिया के श्रेड के यहाँ पे लगा देता है और ये इससे पूछता है कि आखिरकार वो चीज क्या है। मिया इसे पकड़ती है और इसे कहती है ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है, प्लीज यहाँ पे इसे मत देखो। ये आदमी इसे बोलता है कि मैं समझ गया, ये तुम्हारी स्किन है, ये प्लीज मुझे दे दो। ये स्किन जापान में काफी ज्यादा कीमती हो सकती है। जापान में यहाँ पे सांपों के स्किन को काफी ज्यादा इज्जत दी जाती है, उसे होली चीज भी कहा जाता है। इसी वजह से अगर तुम बुरा ना मानो, इसे मुझे दे दो, मैं इस बारे में रिसर्च कंडक्ट करूंगा। ये इसे कहता है कि आखिरकार कौन ही होगा जो मेरी स्किन रखेगा, वो सिर्फ एक पर्वट ही हो सकता है। ये इसे समझाता है कि अगर तुम मुझे स्किन दोगी तो मैं यहाँ पे इस पे रिसर्च कंडक्ट करवाऊंगा और उसके बाद मैं तुम्हारी शादी तुम्हारी डार्लिंग कून से करवा दूंगा। और मिया तो है ही बैल बुद्धि, वो इसकी बातों पे आ जाती है और उसे कहती कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें ये स्किन देने के लिए तैयार हूँ। और ये यहाँ पे खुश हो जाती है। तभी यहाँ पे मैरो आ जाती है जो कि इसे बताती है कि मास्टर पापी कुछ ही देर में अपनी एग को डिलीवर करने वाली है। ये सभी फिर पापी के यहाँ पे आ जाते हैं और इसे कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए, अंडा अपने आप ही डिलीवर हो जाएगा। तो ये आदमी इसे कहता है कि अपनी स्कर्ट को ऊपर करो ताकि हम इस चीज को रिकॉर्ड कर सके। पर किमी तो इसे पूछता है कि ये जरूरी है क्या, तुम कुछ ज्यादा ही आगे नहीं जा रहे हो क्या? ये इसे कहता है ऐसा कोई बात नहीं है। इसके बाद ये इसे पकड़ने के लिए कहता है ताकि वो अच्छे से इस चीज को रिकॉर्ड कर सके। पर इससे पहले ये रिकॉर्ड कर पाता, सू यहाँ पे इसके माइंड को पढ़ लेती है और इसके बारे में सभी को यहाँ पे बता देती है, जिस वजह से सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम हमें यहाँ पे पैसे बनाने के लिए यूज करना चाहते हो। पर एक्सचेंज बिल की वजह से ये लोग यहाँ पे इसे पीट नहीं सकते। तभी यहाँ पे जो कुमेहातो होता है वो एक एग को यहाँ पे फेंक देता है और इसे लगता है ये यहाँ पे पापी का एग है, जिस वजह से ये इसे कैच करने लग जाता है क्योंकि इसकी कीमत काफी ज्यादा हो सकती है। पर तभी यहाँ पे कुमेहातो इसके मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है, जिस वजह से वो एग भी यहाँ पे टूट जाता है। ये चीज देख के मिया से कहती कि डार्लिंग तुमने तो यहाँ पे पापी का एग को तोड़ दिया। पर वो इन सबको समझाता है कि वो एकदम नॉर्मल एग था जो कि मैं सुपरमार्केट से लाया था। अब तक पापी ने
अपने एग के डिलीवर नहीं किया है और इसके बाद ये शू का शुक्रिया करता है उसे एक्सपोज करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे फाइनली पापी अपने एग को डिलीवर कर देती है। हमें फिर कुछ देर के बाद किचन के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे पापी यहाँ पे कीमिया हाथों से चिपक रही होती है। वही यहाँ स्मिथ भी आ चुकी होती है जो कि इसे बताती है कि जो डायरेक्टर था वो यहाँ पे फेक था, उसका कार्ड भी यहाँ पे फेक था। यहाँ पे ये फिर से पूछता है कि पापी आखिरकार तुम्हारा एग कहाँ पे है, पर इन्हें पता चलता है कि मिया ने इसके एग को यहाँ पे पूरी तरह बॉईल कर दिया है और ये चीज देख के ये सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार मिया ने ये क्या किया। वही हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो कि थ्रेड को इकट्ठा कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मुझे पता नहीं कि मुझे कब तक इन थ्रेड्स को बेचना पड़ेगा पैसों के लिए। तभी यहाँ पे एक डेमी ह्यूमन ने से कहती है कि क्या तुम्हें कुछ मदद चाहिए क्या। ये उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारा थ्रेड बेचना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ही तुम पसंद हो। पर इसके बाद से ये गुस्सा हो जाती है और कहती है कि लगता है तुम्हें और ज्यादा थ्रेड की जरूरत है। ये फिर इसे एक थ्रेड के एक जाल में बांध देती है जिस वजह से ये सांस भी नहीं ले पाता। पर ये इसे यहाँ पे कीमिया हाथों के बारे में बताता है तो ये लड़के कहते हैं कि वो आदमी सचमुच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, चलो देखते हैं कि वो कैसा है। एपिसोड की शुरुआत में हमें डोजिन शॉप के यहाँ दिखाया जाता है करीब 1:30 बजे के करीब, जहाँ पे एक शॉपकीपर के यहाँ पे लोग गोली चलाने लग जाते हैं और ये और कोई नहीं, ये डेमी ह्यूमंस होते हैं जो कि औरत होते हैं जो कि इन्हें कहते हैं कि ये जगह अब हमारे कब्जे में, कोई भी यहाँ पे हिलने की कोशिश मत करना। और फेडरेशन ने इस जगह को कब्जा कर लिया ताकि हम अपनी डिमांड पूरी कर सके। फिर हमें ऑफिसर्स के यहाँ दिखाया जाता है, इनमें से एक ऑफिसर इन सभी को बताती है कि वो करीब 6 औरत है जिन्होंने यहाँ पे 4 एम्प्लॉयज और कुछ कस्टमर्स को होस्टेज बना रखा है और वो कुछ डिमांड कर रहे हैं। तो एक ऑफिसर इनसे पूछता है कि आखिरकार उनकी डिमांड क्या है, पर इनकी डिमांड काफी ज्यादा अजीब होती है। दरअसल ये यहाँ पे डिमांड कर रहे होते हैं कि अडल्ट मांगा जो है उनको ऑर्क प्लस एक्स नाइट प्लॉट ट्विस्ट में निकाला जाए ताकि ये लोग यहाँ पे इस चीज को एंजॉय कर सके, क्योंकि ह्यूमन वाले इन्हें समझ नहीं आते और इसी वजह से इन्हें ये यहाँ पे मांगा चाहिए चाहे जो भी हो जाए। और ये इस चीज के क्लैरिफिकेशन भी देने के लिए तैयार है। पर ये ऑफिसर कहता है कि आखिरकार ये क्या चीज कर रहे हैं, ये पागल हो चुके हैं क्या। तभी ऑफिसर से बताती है कि इंटर स्पीशीज एक्सचेंज बिल की वजह से हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि अब तक उन लोगों ने किसी को भी हर्ट नहीं किया है। तो ये कहता है कि इसमें तो मिनिस्टर की गलती है ना कि हमारी। तभी यहाँ पे स्मिथ कहती है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे इसी चीज के लिए आई हूँ। तभी एक आदमी कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास इंटर स्पीशीज एक्सचेंज स्क्वाड है, पर थोड़ा सावधान रहना क्योंकि ऑर्क की जो नाक है वो काफी ज्यादा तेज है, वो काफी आसानी से तुम्हारे साथियों को ढूंढ सकता है। और ऐसा ही होता है, वो ऑर्क का लीडर यहाँ पे उस इंसान को ढूंढ लेता है जो कि इसके ऊपर जासूसी करा होता है और उसके ऊपर फायर कर देता है और इसे बोलता है कि मुझे माफ करना, हम ऑर्क की नाक काफी ज्यादा तेज होती है तो हम लड़कियों की स्मेल 1 किलोमीटर दूर से भी सूंघ जाती है। पर वो लड़की से बोलती है कि तुम एक घटिया सुअर हो जो कि ठरकी भी है और तुम सिर्फ कचरा खाना जानते हो। पर ये यहाँ पे इसके ऊपर फायरिंग कर देता है और यहाँ पे एजेंट्स को कॉल कर देता है और इन्हें बताता है कि मुझे माफ करना, तुम्हारी एजेंट ने मेरे ऊपर हमला किया था, इसी वजह से मैंने उसे मार दिया और ये मैंने सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है और ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ये से पूछते हैं कि आखिरकार अब तुम क्या करने वाली हो, हम तुम्हारे पर भरोसा कर सकते हैं ना। ये इसे बताती है कि मेरी प्रिपरेशन ऑलरेडी यहाँ पे तैयार है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी एक और को यहाँ पे एक लड़की मिलती है जो कि छुप रही होती है और वो एक मॉडल होती है जो कि उस लड़की की मरी हुई लाश को देख लेती है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो खिड़कियों के पास चली जाती है और सबसे मदद मांगने लग जाती है। पर तभी यहाँ पे ये और किसे पकड़ लेता है और उसके मुंह में अपनी उंगली देता है और कहता है कि तुम चुपचाप शांत हो वरना हम तुम्हें मार देंगे। उतने में हम एक और एजेंट को देखते हैं जो कि अपने स्नाइपर का यूज करके इसके ऊपर हमला कर देती है, जिससे इन सभी के गन्स जो है वो यहाँ पे तबाह हो जाते हैं और अब इनके पास कोई से भी वेपन नहीं है। लीडर को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये कैसे हुआ, क्योंकि वो 1 किलोमीटर तक की यहाँ पे किसी की भी स्मेल सूंघ सकता है पर वो काफी दूर होती है और इसका नाम मोनोई मनाको होता है और ये भी एक डेमी ह्यूमन है। तभी हम देखते हैं इस लाइब्रेरी के ऊपर कोई हमला कर देता है, जिस वजह से और ज्यादा घबरा जाते हैं और ये एक बहुत ही बड़ा राइनो होता है, जिसे देख के इनकी यहाँ पे फट जाती है और कहते हैं कि ये जाइंट मैन यहाँ पे कैसे आया। पर ये इनके ऊपर हमला कर देता है और हमें पता चलता है दरअसल ये एक लड़की है और उसका नाम और टियोंश है और ये भी एक डेमी ह्यूमन है। तभी लीडर को पता चलता है कि सभी लोग यहाँ पे भाग चुके हैं, तो ये से कहता है कि घबराओ मत, हमारे पास अभी भी एक होस्ट है, वो लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते। उतने में वो लड़की उठ जाती है जो कि उनके ऊपर फायरिंग करने लग जाती है, जिस देख के ये लोग घबरा जाते हैं और इनमें से एक यहाँ पे इसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम हमें हरा सकती हो क्या। पर ये लड़की फिर अपने ऊपर ही फायरिंग करने लग जाती है, जिस वजह से उस और को भी यहाँ पे लग जाती है। ये और फिर कहता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, तुम्हारे ऊपर एक भी बुलेट का असर क्यों नहीं हो रहा। पर हमें पता चलता है ये लिविंग डेड ज़ॉम्बी है जिसका नाम ज़ॉम्बीना है और ये भी एक एजेंट है। ये फिर यहाँ पे इसके लीडर को कहती है कि अब सिर्फ तुम आखिरी हो, चुपचाप आप सरेंडर कर दो, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। पर ये से कहता है कि मेरे पास अभी भी एक होस्ट है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पर तभी वो लड़की इसके मुंह पे एक जोरदार लात मार देती है, जिस वजह से इसे काफी बुरी चोट आती है और हमें पता चलता है कि ये भी एक एजेंट है जो कि है डॉबलगैंगर, जिसका नाम है डोबी। कुछ देर में यहाँ पे मनाको भी आ जाती है जो कि इन्हें कहती है कि तुम्हें पता मुझे 2 किलोमीटर यहाँ पे चल के आना पड़ा, ये कितना ज्यादा मुश्किल होता है। थोड़ी देर में यहाँ पे स्मिथ आ जाती है जो कि इसे बताती है कि ये मॉन्स्टर्स का नया लॉ है और अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या फिर अपने आप को सरेंडर कर
हो या फिर पॉर्क बन जाओ चुपचाप। ये इसे कहता है कि ठीक है मैं सरेंडर कर देता हूँ, और इतनी जल्दी सरेंडर की वजह से स्मिथ को थोड़ा इसके ऊपर शक हो जाता है। पर वो इसे कहता है कि मैंने सरेंडर कर दिया, इसी वजह से तुम मेरे खिलाफ वायलेंस यूज नहीं कर सकती और ज्यादा से ज्यादा तुम मुझे डिपोर्ट ही कर सकती हो। पर स्मिथ इसके ऊपर गोली चला देती है, जिससे ये डर जाता है और कहता है कि तुम आखिरकार यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कैसे कर सकती हो, तुम्हें पता है ना तुम ये करोगी तो क्या होगा। तभी इसे पता चलता है कि दरअसल वो डबल गैंगर थे, और अगर अब स्मिथ इसे मार भी दे तो वो सारे इल्जाम डबल गैंगर के ऊपर लगा सकती है, जिस वजह से कोई भी यहाँ पे लॉ नहीं टूटेगा। इसके बाद स्मिथ इसे कहती है कि लिटिल पेगी अब तुम्हारा क्या ख्याल है, तुमने वर्कलोड को काफी ज्यादा बढ़ा दिया था, चलो देखते हैं कि तुम मेरी मार सह पाते हो कि नहीं। और ये न्यूज टीवी पे आ रही होती है, इस वजह से सभी लोग यहाँ पे इस चीज को देख रहे होते हैं। उतने में यहाँ पे स्मिथ भी आ जाती है, जो कि इसे बोलती है कि तुम्हारी कॉफी काफी बढ़िया होती जा रही है डार्लिंग कुन। तभी यहाँ पे बाकी लड़कियां भी आ जाती है खाना खाने के लिए, और वो काफी ज्यादा खुश लग रही होती है। फिर हमें कुछ दिन बाद दिखा जाता है जहाँ पे हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने यहाँ पे हेल्प बुलाई होती है इन लोगों से। तो ज़ॉम्बीना और बाकी लोग यहाँ पे आ जाते हैं इसकी मदद करने के लिए, पर ये लोग देखते हैं कि वो डेमी ह्यूमन यहाँ से भाग चुकी होती है। वो यहाँ पे छत पे पहुंच जाती है, पर जैसे ही वो छत पे पहुंचती है वैसे ही यहाँ पे जो मोनोको होती है वो उसके ऊपर शूट करने लग जाती है, पर वो उसके ऊपर ठीक से शूट नहीं कर पाती, इसी वजह से उसे यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। स्मिथ फिर घर आके इन सभी को बताती है कि वो डायरेक्टर जो कि इनके घर पे आया था वो पकड़ा जा चुका है, क्योंकि इन्हें एसओएस मिला था, इसी वजह से ये लोग वहाँ पे गए थे। पर जिस डेमी ह्यूमन ने उसे पकड़ रखा था वो वहाँ से भाग गई, जिस वजह से मिया गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि आखिरकार तुमने उसे भागने क्यों दिया। ये इसे कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे हम जल्दी ही पकड़ लेंगे। पर यह आदमी उस डेमी ह्यूमन का यहाँ पे कोई रजिस्टर होस्ट नहीं था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये एक नॉन ह्यूमन के साथ क्यों रह रहा था। तो अभी के लिए तुम लोगों को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, अभी मुझे बताओ कि डार्लिंग कून कहाँ पे। ये लोग उसे बताते कि वो सुपरमार्केट गया हुआ है सेल्स के लिए। तभी ये लोग देखते हैं कि पापी और सू जो है वो यहाँ पे सामान ला रहे होते हैं बाहर से, और जब ये लोग बाहर जाते हैं तो इन्हें यहाँ पे और भी सामान गिरा हुआ मिलता है, जो देख के ये लोग समझ आते हैं कि किमी हाथों को उस डेमी ह्यूमन ने यहाँ पे किडनैप कर लिया है। वही किमी हाथों को जब होश आता है तो वो सोचता है कि मैं तो सुपरमार्केट से घर पहुंच गया था, आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। उतने में वो लड़की से बताती है कि उसका नाम रैगनर आर्कनर है और वो आर्कनर्स के यहाँ पे आई है, और ये फिर इसे पूछती कि ये पहली बार है ना जब तुम एक आर्कनर से मिल रहे हो। ये इसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, आर्कनर स्पीशीज की तुम पहली डेमी ह्यूमन हो जिससे मैं मिला हूँ, पर क्या तुम मुझे यहाँ पे खोल सकती हो, क्योंकि जो मेरा ब्लड है वो मेरे सर पे जा रहा है, जिस वजह से मैं दोबारा बेहोश हो सकता हूँ। ये फिर इसे खोल देते और उसे कहती कि मैं देखती हूँ कि आखिरकार तुम टफ गाय के एक्ट कब तक करते रहोगे। पर खुलते ही किमी हाथों यहाँ से भागने लग जाता और चिल्लाने लग जाता ताकि कोई इसकी मदद करे। तो इसे कहती कि मुझे लगा ही था तुम भी दूसरे इंसान जैसे हो, तुम मुझे देख के नॉर्मल रिएक्ट कर रहे थे, पर तुम्हारी हिपोक्रेसी में जल्दी ही निकाल दूंगी। पर किमी हाथों की चिल्लाने की वजह से यहाँ पे एक गार्ड आ जाता है और चेक करने लग जाता है कि यहाँ सब कुछ ठीक तो है ना। इसे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि आर्कनर ने इसे यहाँ पे ऊपर चिपका लिया होता है। पर तभी ये देखती है कि किमी हाथों को यहाँ पे खड़ा हो चुका होता है, जो देख के इसे कहती कि तुम ये कैसे कर सकते हो। ये सब बताता है कि एक साइकोलॉजिकल रिएक्शन है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसे कहती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ। आर्कनर फिर इसे नीचे फेंक देती है और कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि आखिरकार तुम कब तक मेरे जाल से लटके रह सकते हो। पर इसके जाल टूट जाता है और इससे पहले ये नीचे गिरता है, यहाँ पे आर्कनर इसे पकड़ लेती है और इसे आजाद कर देती है, जो देख के ये इसे कहता है कि तुम सचमुच काफी ज्यादा अमेजिंग हो, पर आखिरकार तुम यहाँ पे अथॉरिटीज से भाग क्यों रही हो। ये सब पूछते कि तुम्हारा मतलब क्या है। ये बोलता है कि तुम्हें अपनी होस्ट फैमिली के साथ होना चाहिए, ना कि मेरे साथ। तो ये इसे बताती है कि दरअसल बात ऐसी है कि मेरी यहाँ पे होस्ट फैमिली के साथ ज्यादा बनी नहीं, इसी वजह से मैं वहाँ से चली आई। शायद से उन्हें लगा था कि डेमी ह्यूमन काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, इसी वजह से उन लोगों ने कुछ और ही एक्सपेक्टेशन लगाई थी, पर उन लोगों के चेहरे देख के मैं समझ गई थी कि वो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करने वाले। और तभी मुझे वो घटिया आदमी मिला जो कि मेरे होस्ट बनने के लिए तैयार हो गया, पर उसके बदले में उसने मुझसे यहाँ पे काम कराना शुरू कर दिया। इसकी बात सुन के कि मैं तो कहता है कि ये तो तुम्हारे साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ। तो ये इसके ऊपर चढ़ जाती है और इसे कहती है कि मुझे तुम्हारी सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब तक अकेली ही सर्वाइव करती है भाई हूँ, और इंसान सचमुच काफी घटिया होते हैं, वो सिर्फ उन्हीं को एक्सेप्ट करते हैं जो कि उन जैसे दिखते हैं। मुझे ऑर्डिनरी इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो काफी ज्यादा घटिया होते हैं। पर किमी हाथों इसे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम अपने आप को हल्के में ले रही हो, मेरा मतलब अपने लेग्स को देखो, ये सचमुच काफी अच्छे हैं। और हमें पता चलता है कि किमी हाथों एक लेग फिटिश है, जिसे लेग्स काफी अच्छे लगते हैं। तो ये कहती है कि तुम सचमुच काफी बड़े पर्वर्ट हो, जो कि एक स्पाइडर के लेग को देख के यहाँ पे टर्न ऑन हो गए। पर तभी यहाँ पे अथॉरिटीज आ जाती है, जो कि इन्हें चारों ओर से घेर लेती है और इन लोगों को बाहर आने के लिए कहती है। इन्हें देख के समझ आती है कि उस गार्ड ने जरूर से यहाँ पे इंटरस्पीशीज एक्सचेंज वालों को बुलाया होगा। ये फिर सोचती है कि ये किमी हाथों को होस्टी की तरह यूज करेगी ताकि वो यहाँ से निकल सके। पर ये देखती है कि जो किमी हाथों होता है वो काफी ज्यादा घबरा चुका होता है, दरअसल उससे लग रहा होता है कि ये लोग उसे पकड़ने के लाए होते हैं। ये फिर से कहती है कि आखिरकार तुम घबरा क्यों रहे हो, वो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो किमी हाथों इसे बोलता है अगर ऐसी बात है तो मेरे हिसाब से रैगनर सान तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, यहाँ पे मैं सारी चीजें संभाल लूंगा, तुम्हें आगे जाने के लिए गुड लक। इसकी बात सुन के ये हंसने लग जाती है और उसे कहती है कि तुम सचमुच काफी ज्यादा अजीब इंसान हो। ये इसे बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी जान बचाने की कोशिश
कोशिश कर रहा हूँ। तभी यहाँ पे ये सारी बातें ये लोग सुन लेते और कहते हैं कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, क्या वो सचमुच उसे होस्ट बनाने वाली है क्या। रेक्नर फिर से बोलती है कि लगता है मैं तुमसे काफी ज्यादा जुड़ गई हूँ, तो मेरे यहाँ से भागना इम्पॉसिबल है अब। स्मिथ फिर यहाँ पे रेक्नर से माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से वो एक गलत फैमिली में चली गई जिन्होंने यहाँ पे इसे एक्सेप्ट नहीं किया। पर ये से कहती कि मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारी मिस्टेक की वजह से मुझे यहाँ पे दर दर भटकना पड़ा और अब मेरे पास ऐसी कोई सी भी जगह नहीं है जहाँ पे मैं जा सकूं। और हाँ, अगर यहाँ पे कोई कस्टमाइज घर हो जो कि मेरे अकॉर्डिंगली सेट किया गया हो तो मैं वहाँ पे शायद से रह सकती हूँ। इसकी बात सुन के स्मिथ कहती है कि ऐसा घर ढूंढना मुश्किल तो है पर हमारे पास एक ऑप्शन है, तुम वहाँ पे रह सकती हो। और वो और किसी का नहीं, वो यहाँ पे किमे हाथों का घर है। और यहाँ से कहानी वो भी कंटिन्यू जाती है। मैंने इस वीडियो में 5th, 6th और 7th एपिसोड को एक्सप्लेन किया है। आपको ये कैसे लगी कैसे नहीं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मत भूला, और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी वो भी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूला। बचाते हुए गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।